जयपुर से खबर। शाहपुरा के तत्कालीन एसडीएम भारत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भ्रष्टाचार के एफआईआर को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के 26 मई 2025 के आदेश पर रोक लगाई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। परिवादी संजय कुमावत की ओर से दायर याचिका पर आदेश दिए हैं। वर्ष 2016 में भारत भूषण जयपुर के शाहपुरा में एसडीएम पद पर तैनात थे। परिवादी से 25 बीघा भूमि का भू उपयोग परिवर्तन के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के आधार पर 3 अप्रैल 2016 को एसीबी ने ट्रैप किया था। 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया था। अभियुक्त की ओर से 2016 में ही एफआईआर को चुनौती दी गई थी, जिस पर 26 मई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द कर दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, शाहपुरा के तत्कालीन एसडीएम भारत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए कि एसडीएम थे उस समय शाहपुरा के और सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल गए तो इन्होंने अपील दायर की थी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि चूंकि इन्होंने इस मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई थी, संलिप्तता पाने के कारण ही उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जो इस मामले में शिकायत करता है संजय कुमार, जिनके ये पूरी जमीन का मामला था। 25 बीघा भूमि थी और उसी की भूमि का जो भू उपयोग परिवर्तन होता है, जैसे कृषि भूमि से व्यवसाय या आबादी भूमि में करने का कन्वर्जन होता है, उसके लिए पैसों की मांग की गई थी। और उसकी शिकायत पर ही जो है एसीबी ने जो है 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था, रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो है उस एफआईआर को रद्द कराने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से बड़ा झटका दिया है। और जो तत्कालीन शाहपुरा के एसडीएम थे भारत भूषण, उनको अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है उनके खिलाफ। यानी कि अब एसीबी की जो कार्रवाई है, ट्रायल जो है वो अब इस मामले में जारी रहेगी। जी, शुक्रिया निजाम जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर की पुलिस सिस्टम को खुली चुनौती। अल सुबह व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई। व्यापारी सुखदेव ट्रायल के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। अल सुबह 4:30 बजे के करीब 7 राउंड फायरिंग की गई है। तो देखिए जिस तरीके से सुबह ये फायरिंग की गई अल सुबह व्यापारी के घर पर, यानी कि एक तरीके से जो है गैंगस्टर की सिस्टम को खुली चुनौती है। ये 2 दिन पहले ही पुलिस ने पकड़े थे अवैध हथियार। पुलिस की टीमें मौके पर जाकर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही हैं। एफएसएल की टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। 2 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बाइक पर सवार होकर आए थे ये दोनों बदमाश। एसपी कावेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है इन गैंगस्टर के द्वारा खुलेआम पुलिस को चुनौती, एक तरीके से पूरे सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। आते हैं, बाइक पर सवार होकर आए, फायरिंग की, 7 राउंड फायरिंग की गई है। यानी कि पुलिस प्रशासन का इन बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है किस तरीके से। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से ये बदमाश आते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं इससे अब दहशत भी होगी क्षेत्र में। जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि बीकानेर शहर में पुलिस का खौफ बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। गैंगस्टर के द्वारा पुलिस सिस्टम को खुली चुनौती दी जा रही है। ऐसा ही मामला आज अल सुबह देखने को मिला, जहां पर व्यापारी सुखदेव चारिया के घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। अल सुबह करीब 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की। गैंगस्टर की पुलिस सिस्टम को खुली चुनौती दी गई है। 2 दिन पहले ही पुलिस के द्वारा अवैध हथियार बरामद किए गए थे, जिसमें 5 पिस्टल व 12 कारतूस बरामद कर 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। ऐसे में पुलिस को पहले भी भनक थी कि इस तरह की घटना बीकानेर शहर में होने वाली है, लेकिन पुलिस इस घटना को रोकने में नाकाम साबित हुई है। और फिलहाल पुलिस के सामने गैंगस्टरों ने चुनौती देते हुए आज अल सुबह 7 राउंड फायरिंग करते हुए व्यापारी
से वो जो फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। ऐसे में एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। एसपी काविंदर सिंह सागर के निर्देशन में पूरी पुलिस टीम है वो फिलहाल लगी हुई है और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश आए थे उनकी तलाश है और उनकी जो पहचान है वो करने में पुलिस है वो लगी हुई है। फिलहाल बाहर जो व्यापारी है सुखदेव, उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 बदमाश कैद हुए हैं, जिसमें दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और मुंह पर हेलमेट लगाया होता है और घर के बाहर खड़े होकर एक के बाद एक लगातार 7 फायरिंग है व्यापारी के घर पे करते हैं। इससे एक बार क्षेत्र में धड़कम मच गया है, दहशत फैली हुई है, लेकिन पुलिस के सामने गैंगस्टर ने खुली चुनौती देते हुए पुलिस को ललकारा है। लेकिन फिलहाल पुलिस है वो बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस है वो इन बदमाशों को गिरफ्तार करने में जो सफलता हासिल कर पाती है। जी शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू से खबर, खेतड़ी कस्बे के गुलाल का कुआं क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर कमरे और संदूकों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थानाधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मौका मुआयना किया, साथ ही आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की भी बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीके पहाड़ी से खबर, कैथवाड़ा में चोरों के हौसले बुलंद हुए हैं। मोबाइल शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। 20 से अधिक कीमती मोबाइल फोन चोरी किए हैं। लाखों रुपए में आंकी जा रही है इन फोन की कीमत। घटना को लेकर जो है कस्बे में दहशत का माहौल है। घटना के बाद कैथवाड़ा कस्बे वासियों में रोष भी व्याप्त है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच में जुटी हुई है। बीस 30 फोन है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये। कैसे पता चला? सुबह कॉल आया था मेरे पास गौरी शंकर का, तो भाई तुम्हारे शटर मतलब दुकान में चोरी हो गई। मैंने आके देखा जहाँ शटर एक साइड से उठी हुई है और रात में 12:30 बजे गए 1 बजे की। कितने फोन होंगे? ये होंगे 20-25। सभाओं में भी लगे हुए हैं और यहाँ की सदन की कार्रवाई भी यूट्यूब पर प्रसारित होती है। तो मुझे ये देखने में इनकी बात का जो सुना है कि कौन सी इनकी प्राइवेसी है समझ में नहीं आ रहा। जब सदन की कार्रवाई यूट्यूब पर प्रसारित हो रही है, पत्रकार बंधु ऊपर बैठ करके सारी कार्रवाई को देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा में लोग देख रहे हैं और सदन में 200 सदस्य अब 199 है, वो सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। तो कौन सी प्राइवेसी है? मुझे तो ये लगता है कि जब पिछला सत्र चला था तब कांग्रेस के लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के बारे में जिस तरह का बर्ताव किया, टिप्पणियां की और वो कैमरे में कैद हो गई, तो इनका सोच लगता है कि सदन की परंपराओं को तार करने की कोई साजिश हो सकती है, कोई इनकी रणनीति हो सकती है, जिससे ये बिना आधार की बिना वजह की बातें कर रहे हैं। अब सदन की कार्रवाई चले और वो रिकॉर्ड हो तो अच्छी बात है। और वैसे ये माननीय अध्यक्ष जी का विषय है कि वो अंदर विधानसभा में विधानसभा की गतिविधियों को कैसे संचालित कर। आपने देखा होगा पहले अंदर मंत्रियों से एमएलए से मिलने के लिए भीड़ चली जाया करती थी, पास बनवा करके माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी निर्णय कर दिया 5 लोगों से ज्यादा मिलने नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, उनका अधिकार है। कांग्रेस के लोग राजस्थान की जनता के भले के लिए क्या किया जा सकता है इस पर बहस करना नहीं चाहते। कल एक बहुत शानदार विधेयक पास हुआ, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। उस पर आपने बहस नहीं की, आप धर्म की बहस शुरू हुई, आप मैदान छोड़ करके भाग गए।
उससे पहले जो जरूरी विधेयक पास हुए, चाहे यूनिवर्सिटी में संशोधन का, ये RUHS में जो उसको रिम्स बनाने वाली बात हो, चाहे कोचिंग संस्थानों में लोगों को सुविधाएं देने की बात रही हो, आप किसी भी विषय पर सकारात्मक बहस करना नहीं चाहते। बिना आधार के, बिना वजह की बात को तूल बनाकर राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। यही आपका चरित्र है। जनता राजस्थान की आपको माफ नहीं करेगी। मंत्री जी, जो फसल खराबा हुआ आप लोग दौरे करके आए हैं प्रभारी मंत्री के नाते, क्षेत्र में क्या स्थिति है? झालावाड़ में किसानों ने महापड़ाव दिया, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत के आश्वासन पर उन्होंने खत्म किया। देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 महीनों में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, मंत्रीगणों को और स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी हालात का जायजा लेने के लिए गए, पीड़ितों से बात की। और परसों की रोज जब शाम को प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी सचिवों से बात की, समीक्षा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि अतिवृष्टि और बाढ़ से व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, सरकारी नुकसान हुआ हो, सामूहिक नुकसान हुआ हो, आपदा प्रबंधन के जो भी नियम हैं, उन नियमों के तहत हर व्यक्ति की मदद राजस्थान की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सहृदयता है, संवेदनशीलता है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जो थोती राजनीति करना चाहता है, विपक्ष के साथी किसी भी पीड़ित से मिलने तक नहीं गए, उनके हालात को देखने तक नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हैं विपक्ष के, उनको राजस्थान का दौरा करना चाहिए था, जो पीड़ित हैं उनसे मिलना चाहिए था और सरकार को सकारात्मक सुझाव देना चाहिए था, लेकिन जनता के बीच में नहीं गए। राजस्थान की विधानसभा के सामने नौटंकी करना उनको रास आया। इनकी आदत है। जब कोरोना काल हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी जनता की मदद के लिए। ये लोग होटलों में, मानेसर में और राजस्थान की होटलों में कैद थे। अब राजस्थान की जनता अतिवृष्टि और बाढ़ में जब नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार के मंत्रीगण जनता के बीच में थे, उनके दुख दर्द को बांटा, समुचित सहायता प्रदान करी, अधिकारियों को निर्देश दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए। कांग्रेस के लोग नदारद मिले, 1-2 को छोड़ करके। दुनिया टॉर्च लेके ढूंढ रही है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जालौर के भीनमाल से खबर। पुनासा गांव में स्थायी पुलिस चौकी की मांग को लेकर भाजपा नेता रमेश सोनी ने विधानसभा के मुख्य सचेतक को पत्र सौंपा है। पुनासा गांव में स्थायी पुलिस चौकी की मांग को लेकर सोनी ने जागेश्वर गर्ग को लिखे पत्र में कहा कि ये क्षेत्र तस्करी और अवांछित गतिविधियों का गढ़ है। गर्ग ने भी मांग को उचित मानते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा और पुनासा में स्थायी चौकी खोलने की स्वीकृति शीघ्र देने के लिए अपील की है। और चलिए अब एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजस्थान विधानसभा के बाहर, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी मौजूद हैं और मंत्री जवाहर सिंह भाड़म से बातचीत कर रहे हैं। मेरे आवास पर आए, उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी को हमारी ओर से आप धन्यवाद दे देना। धर्म प्रेमी मुख्यमंत्री हैं और देश में समय समय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी कहा कि धर्म मानना ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रेशर में लाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लोभ लालच से धर्म परिवर्तन कराना, ये स्वीकार नहीं है। सांधी धारीवाल ने कल बात कही थी कि ये जो धर्म परिवर्तन का बिल आप लाए, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, इससे धर्म परिवर्तन रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। देखिए, माननीय सांधी धारीवाल जी इस सदन के सीनियर सदस्य हैं। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी बात कहें, उसको सीखें, लेकिन आपने देखा होगा सदन में भी वो ऐसी बात करते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे शब्द निकाले जिससे राजस्थान शर्मसार हुआ। अब भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। धर्म का संरक्षण करना कौन सी बुरी बात है?
कोई किसी भी धर्म को माने, उसको मानने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई संस्था जबरन धर्म परिवर्तन किसी का कराती है, लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराती है, प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराती है, लब जिहाद करके धर्म परिवर्तन कराती है, तो वो स्वीकार नहीं है। उसके लिए कठोर कानून राजस्थान की विधानसभा ने कल पारित कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद उसको राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद और ईश्वर से प्रार्थना माननीय शांति धारीवाल जी को और कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दे। और मीडिया कर्मी आपसे बात करें, लास्ट सवाल मैं लेना चाहता हूं। आज विपक्ष, आप निष्ठा के हनन के मामले को लेकर, उनका आरोप है कि विपक्ष को आप घेर रहे हैं, उनकी निष्ठा का मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं, उनको एक वॉच कर रहे हैं आप कैमरे लगाकर। देखिए, ये सदन सबका है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की दोनों की है। अंदर क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसकी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सदन में कैमरे पहले नहीं लगे हुए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की संसद में या अन्य राज्यों की विधानसभा, विधान परिषदों में, विधान मंडलों में कैमरे नहीं लगे हुए हैं? इस सदन की कार्रवाई यूट्यूब पर प्रसारित होती है, फिर उनकी कौन सी निजता है मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ से परे है। वो बिना वजह की बात को आधार बनाकर आज भी सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष राजस्थान की जनता के हित में अच्छे निर्णय लेना चाहता है। आप स्वस्थ बहस करिए, सुझाव दीजिए, सकारात्मक रहिए। राजस्थान की जनता को सुनने को तो मिलेगा, लेकिन आप मुद्दा विहीन है, आपके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है। 1.5 वर्ष से राजस्थान की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। जब तो आपको उपचुनाव में 5 में से 1 पे आ गए, हम 1 से 5 पे पहुंच गए। पंचायत राज के चुनावों में आपकी जनता ने धोखे डाल दी। अब आने वाले चुनाव में आप 0 की ओर जा रहे हो, वो जनता आपको सता रही है। आप जनता को गुमराह मत करिए। राजस्थान की जनता आपसे फिर तो बदला लेगी 100%। आपको सत्ता से बाहर रहना, ये कोई ग्रहण लग गया है आपके ऊपर। आप अब ना देश में आओगे ना राज्य में आओगे। बड़ा सवाल जवाहर सिंह जी, नेपाल में जो हालात बने हुए इस समय, वहाँ पूरी तरह से जो आपने देखा हुआ अराजकता का माहौल है, वहाँ राजस्थानी फंसे हुए हैं। क्या आपकी सरकार तैयारी कर रही है उनको निकालने के लिए? किस तरह के दिशा निर्देश आपने दिए, किस तरह की गाइडलाइन आपने जारी की है? देखिए, नेपाल की घटना वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहाँ जिस तरह की जनता खड़ी हुई है, वहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरे उन पर आगजनी की है। हमारे राजस्थान के निवासी, वहाँ जो रहने वाले वो भी, और कुछ दर्शनार्थी जो भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी फंसे होने की सूचना सरकार के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, तात्कालिक रूप से उचित कदम उठा करके राजस्थान वासियों को सुरक्षित अपने देश में लाया जाए। कुछ लोग आ भी गए हैं, कुछ लोगों के लिए मदद के लिए निर्देश दिए। हर संभव मदद करके प्रत्येक राजस्थानी की संरक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।